अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। मैं हूं हसन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरोक्स के 5.2 किलोवाट वाले इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में कि किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। कई लोगों ने ये इन्वर्टर लगाया हुआ है, लेकिन कमेंट के ऊपर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने लगा तो दिया लेकिन हमें इसकी सेटिंग का सही समझ नहीं आ रहा है। मतलब कोई कमेंट पर ये कह रहा है कि इन्वर्टर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, या फिर मतलब इन्वर्टर सोलर टाइमिंग में बैटरी से भी पावर ले रहा है। जैसे एक साहब ने मुझसे कमेंट पर पूछा कि मैंने 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है और इन्वर्टर सोलर टाइम में भी बैटरी से पावर ले रहा होता है, और लाइट जैसी जाती है ना तो बैटरी मोड के ऊपर इन्वर्टर 15 मिनट का भी बैकअप नहीं दे रहा। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि आपने सोलर पैनल कितने लगाए हुए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 150 वाट के 4 सोलर पैनल लगाए हुए। और मैंने जब उनसे बैटरी का पूछा कौन सी लगाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि 200 एम्पेयर की 2 बैटरियाँ सीरीज़ में लगाई हुई हैं। तो इस पर मैंने उनसे ये कहा कि भाई एक तो आपने 4 सोलर पैनल लगाए हुए हैं, वो भी 150 वाट के। एक सोलर पैनल 5 से 6 एम्पेयर करंट दे रहा होता है, वो भी लॉसेस वगैरह में कम हो जाता है, 5 एम्पेयर ही पूरे दे रहा होता है। तो 200 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट चाहिए होती है। तो आपका सोलर पैनल या तो आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है या तो आपके लोड को रन कर सकता है। तो इस वजह से आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है। इन्वर्टर जितनी भी आपकी सोलर की जनरेशन है वो सब आपके लोड को दे रहा है और आपकी बैटरी को चार्ज ही नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सुनने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम एरोक्स के 5.2 किलोवाट की गाइड बुक को समझेंगे कि किस तरीके से हमने उसकी सेटिंग रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास 5.2 किलोवाट की यूज़र मैनुअल है एरोक्स सीरीज़ की। पहले नंबर की सेटिंग के ऊपर ही ये पूछ रहा है आपने चार्जिंग के लिए प्रायोरिटी किसको देनी है, यूटिलिटी को पहले देनी है, सोलर को पहले देनी है या बैटरी को पहले देनी है। जैसे आप इसको अगर फर्स्ट नंबर के ऑप्शन के ऊपर सेट कर देते हैं ना, तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है USB, मतलब पहले आपका जो लोड है वो यूटिलिटी से चलेगा, ग्रिड से चलेगा, उसके बाद सोलर से चलेगा, और सोलर भी बंद हो जाएगा तो उसके बाद बैटरी पर शिफ्ट करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर ये दे रहा है SUB, मतलब पहले आपका सारा लोड सोलर से चलेगा, उसके बाद सोलर के बाद यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा, यूटिलिटी के बाद आपका सारा लोड बैटरी पर शिफ्ट हो जाएगा। और जो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है ना, इसके अंदर एक मसला हो जाता है, वो ये कि अगर आप इसको इसके ऊपर सेट रख देते हैं ना SBU पे, तो पहले आपका लोड सोलर पे चलता है, उसके बाद बैटरी पे चलता है, उसके बाद यूटिलिटी पर चलता है। इसमें मसला ये आता है कि जब आपका लोड सारा सोलर पे चलता है ना, सोलर के बाद जब बैटरी पे शिफ्ट होता है ना, तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो अगर कुछ लोगों ने इसकी डिस्चार्ज सेटिंग को बहुत ज़्यादा रखा हुआ होता है ना, तो बैटरी डिस्चार्ज तो हो जाती है, डिस्चार्ज होने में कोई इशू नहीं है। डिस्चार्ज होने के बाद इन्वर्टर यूटिलिटी पे आपके लोड को शिफ्ट कर देता है। लेकिन अगर यूटिलिटी पर शिफ्ट करने के बाद उसी वक्त ही लाइट चली गई, तो फिर आपका पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। मतलब बैटरी भी आपकी बिल्कुल और डिस्चार्ज हो चुकी है, सोलर तो आपका है ही नहीं, और लाइट भी चली गई। तो सेकंड नंबर का जो ये ऑप्शन है ना SUB, अगर आप इसके ऊपर सेट रख देंगे तो फिर आपकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी और आपकी सोलर की जनरेशन तो वो होती ही रहेगी। तो दोस्तों, अब हम सेकंड नंबर की सेटिंग पर आ जाते हैं। सेकंड नंबर की सेटिंग के अंदर दोस्तों ये पूछ रहा है सोलर से जब बैटरी चार्ज हो रही होगी ना, तो उस वक्त कितने एम्पेयर पे इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना इसको मैक्सिमम पे रख देते हैं। मैक्सिमम पे रखने में ये है कि बैटरी ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज होने लग जाएगी। तो ज़्यादा एम्पेयर से हमने बैटरी को चार्ज नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है तो आप इसको मैक्सिमम पे ज़्यादा से ज़्यादा पे भी रख सकते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा करंट दे के चार्ज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने फ्लडेड बैटरी लगाई हुई है या फिर आपने जेल बैटरी लगाई हुई है, जेल बैटरी में ये होता है कि ना तो आप उसको ज़्यादा करंट देकर चार्ज कर सकते हैं और ना ही उसको आपने ज़्यादा करंट से डिस्चार्ज करना है। अगर आपका 400 एम्पेयर का बैटरी बैंक है ना, तो उसका 10% आप उसको चार्जिंग करंट देंगे, मतलब 40 एम्पेयर। तो 40 एम्पेयर पर आप इसको सेट कर देंगे। इसी तरह थर्ड नंबर की सेटिंग के अंदर पूछ रहा है AC इनपुट रेंज। दोस्तों, ये एक रेंज है, जैसे कि पहले ऑप्शन इसका APL है, दूसरा ऑप्शन UPS है। UPS के अंदर के इलेक्ट्रिक के वोल्टेजेस की एक रेंज बताई हुई है कि अगर 170, यहाँ पे लिखा हुआ है 170 से लेके 280 तक वोल्टेजेस रहेंगे ना, तो इन्वर्टर चार्जिंग करता रहेगा। अदरवाइज़ इस रेंज से जब बाहर निकलेंगे ना वोल्टेजेस, तो इन्वर्टर खुद ही ऑटोमेटिकली बैकअप पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपने इन्वर्टर के ऊपर कोई इंडक्टिव लोड लगाया हुआ है, जैसे कि नॉर्मल आपका फ़ैन है, लाइट है और आपका फ्रिज वगैरह है, तो फिर आप इसको APL पे सेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में इस इन्वर्टर को यूज़ करें तो फिर आपने इसको UPS पर सेट रखना है, क्योंकि ऑफिस के अंदर ज़्यादातर कंप्यूटर भी कनेक्ट हुए होते हैं, तो कंप्यूटर ज़्यादा वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन पर उसके मदरबोर्ड ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने उसको UPS पे रखना है। उसके बाद पूछ रहा है बैटरी टाइप। दोस्तों, बैटरी टाइप के अंदर आपने इसको बैटरी बतानी है, कौन सी बैटरी आपने लगाई हुई है,
AGM है तो AGM बतानी है, पानी वाली है, फ्लडेड है या ट्यूबलर बैटरी है, तो फिर आपने इसको फ्लडेड पे रखना है। अगर आपको कोई नहीं पता है कौन सी बैटरी है आपकी, जेल है या कोई दूसरी बैटरी है लिथियम है, तो फिर आप इसको यूज़र डिफाइन पर आप इसको सेट कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर की सेटिंग पे दे रहा है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर। मतलब ये कि इन्वर्टर अगर ओवरलोड हो जाता है तो फिर वो रीस्टार्ट हो जाए या फिर बिल्कुल ही लोड को ऑफ़ कर दे। अगर आप इसको डिसेबल पे रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब उसमें ये होगा इन्वर्टर बिल्कुल ही लोड को ऑफ़ कर देगा। उसके बाद 7 नंबर की सेटिंग पे दे रहा है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन टेम्परेचर अकर। उसके अंदर भी ये है कि उसके अंदर लोड का बता रहा था, इसके अंदर टेम्परेचर का बता रहा है। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इन्वर्टर या तो लोड को बिल्कुल ऑफ़ कर दे या तो फिर एक बार ऑफ़ करके दोबारा रीस्टार्ट कर दे। तो उससे ये कि रीस्टार्ट होने पे ये होता है एक वार्निंग मिल रही होती है, तो फिर जब आप इन्वर्टर पे जाते हैं तो वो फॉल्ट कोड दिखा रहा होता है, तो फिर आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई कोई फॉल्ट है इसके अंदर। दोस्तों 8 नंबर की सेटिंग पे ये ग्रिड एनर्जी फीडिंग का दे रहा है सोलर एनर्जी टू ग्रिड फीडिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन इसके अंदर ऑन करवाना है तो फिर आप इसको ऑन इनेबल कर दें, अदरवाइज़ इसको डिसेबल ही करें, क्योंकि सिंगल फेज़ के अंदर ग्रिड फीडिंग शायद पंजाब में तो अवेलेबल है, कराची में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप इसको डिसेबल ही कर दें। 9 नंबर के अंदर फ्रीक्वेंसी का दे रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक की फ्रीक्वेंसी आपने इसको बतानी है 50 हर्ट्ज़ है या 60 हर्ट्ज़ है। तो पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ चल रही होती है, तो इस वजह से आपने इसको 50 हर्ट्ज़ पर रखना है। आउटपुट वोल्टेज इसका पूछ रहा है 10 नंबर की सेटिंग पे कि इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेजेस कितने हों, 220 हों, 230 हों, 240 हों। तो इसके अंदर आप 220 ना रखें, क्योंकि जब आप लोड डालेंगे तो फिर वोल्टेजेस थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। इस वजह से आप इसी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना उस पर आप सेट रखें 230 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर की सेटिंग पर ये पूछ रहा है यूटिलिटी चार्जिंग करंट। मतलब यूटिलिटी से जब इन्वर्टर चार्जिंग करेगा, के इलेक्ट्रिक से जब चार्जिंग करेगा तो बैटरी को कितने एम्पेयर पे आपने चार्ज करवाना है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, 2 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर। जैसे मैंने आपको बताया आपकी बैटरी जितने एम्पेयर की भी है उसके एम्पेयर आवर को 10 से डिवाइड करवा दें, जो वैल्यू आ जाएगी उतनी वैल्यू आप इसकी सेट रख दें। मतलब जैसे 400 एम्पेयर का अगर बैटरी बैंक है तो 10 से डिवाइड करवाएं, 40 एम्पेयर बनेगा, तो 40 एम्पेयर आप इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। दूसरा दोस्तों ये चार्जर है ना, बड़े इन्वर्टरों में तो अच्छा है, जैसे ये 80 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। 16 बैटरियाँ आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा। लेकिन जो इनके छोटे इन्वर्टर्स हैं ना, सिर्फ इन्वेरिक्स ही नहीं, दूसरे भी इन्वर्टर्स जो हैं जो 1000 वाट के हैं या 2200 वाट के हैं, उसके अंदर जो चार्जर दिया हुआ है जस्ट 20 एम्पेयर का दिया हुआ है। तो वो आप 200 एम्पेयर की बैटरी से ज़्यादा कोई बैटरी उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब 1000 वाट का इन्वर्टर अगर आपने 700 वाट उसके साथ लोड कनेक्ट कर दिया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उस इन्वर्टर का। और 200 एम्पेयर की बैटरी आपको 700-600 वाट के ऊपर आपको 1 घंटे का भी बैकअप नहीं देगी। तो ये बहुत ही बड़ा जो है ना छोटे इन्वर्टर्स का एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर की सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था SBU सेटिंग कोई इतनी ज़्यादा अच्छी सेटिंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये बैटरी को दूसरे नंबर की प्रायोरिटी देता है। उसमें ये होता है कि आप बैटरी को एक वोल्टेज की रेंज बता देते हैं, उस रेंज के बाद इन्वर्टर आपके सारे लोड को बैटरी से यूटिलिटी पे शिफ्ट कर देता है। तो आपने इस सेटिंग के अंदर ना आपने बैटरी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है, उससे ये नुकसान होगा। अगर आपने ये सेटिंग रखी हुई है और आपने ज़्यादा बैटरी को डिस्चार्ज किया तो डिस्चार्ज होने में मसला नहीं है, डिस्चार्ज होने के बाद यूटिलिटी पे आपका लोड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपकी लाइट चली गई ना तो आपका सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बैटरी की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, लाइट भी चली गई, और तीसरा सोलर तो है ही नहीं रात के टाइम पे। आपका 48 वोल्ट का बैटरी बैंक है तो आप इसको 48 वोल्ट सेट रखें, ताकि बैटरी की कुछ चार्जिंग जो है ना वो बची रहे। दोस्तों 13 नंबर की सेटिंग पे ये पूछ रहा है कि बैटरी कितने वोल्टेज पर आए कि इन्वर्टर चार्जिंग को रोक दे। क्योंकि इसके यहाँ पे वोल्टेज की रेंज को दोस्तों आप ना ही सेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है बैटरी फुल चार्जिंग का। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने कितने वोल्टेज पर रखना है तो आप इसको फुल चार्जिंग पर सेट रखते हैं, यहाँ पे फुली चार्ज पे। अदरवाइज़ मैंने बैटरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि इन्वर्टर बैटरी को साल के 365 दिन एक ही वोल्टेज लेवल से चार्ज कर रहा होता है, जिसके अंदर मैंने एक चार्ट भी दिखाया था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसके वोल्टेजेस को चेंज करने के हवाले से। वो मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए किस तरीके से आपने वोल्टेजेस को रखना है। गर्मियों में आपने इसके वोल्टेजेस को कितना रखना है, सर्दियों में आपने इसके वोल्टेजेस को कितना रखना है। तो इस तरीके से वोल्टेजेस को जब आप वेरी करके रखेंगे ना तो बैटरी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर की सेटिंग के ऊपर बैटरी चार्ज करने के लिए प्रायोरिटी किसको देनी है, सोलर को देनी है या फिर ग्रिड को देनी है। इसके पहले ऑप्शन पे दिया हुआ है CSO के अंदर ये कह रहा है कि जो है ना अगर आप इसके ऊपर सेट रख देते हैं तो आपकी बैटरी पहले सोलर से चार्ज होगी
और जब तक सोलर ख़त्म नहीं हो जाता ना तब तक बैटरी आपकी यूटिलिटी से चार्ज नहीं होगी। दोस्तों दूसरे ऑप्शन के ऊपर ये कह रहा है कि सोलर एंड यूटिलिटी, मतलब अगर आप इसके ऊपर सेट रख देते हैं SNU के ऊपर, कुछ पावर सोलर से लेगा कुछ पावर ग्रिड से लेगा, उन दोनों पावर्स को मिक्स करके आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि सारी पावर सोलर से ले रहा है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनके पास ज़्यादा सोलर पैनल्स नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक बंदे ने 150 वाट के 4 सोलर पैनल्स लगाए हुए थे। अगर उसके पास ये ऑप्शन है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसके लिए बेनिफिट होगा, मतलब सारी पावर सोलर से नहीं लेगा, कुछ यूटिलिटी से भी ले रहा होगा। इसके 3rd नंबर के ऑप्शन के ऊपर OSO लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ सोलर से ही बैटरी चार्ज होगी, इन्वर्टर यूटिलिटी से बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। 18 नंबर की सेटिंग पर अलार्म का दे रहा है, अगर आपने अलार्म ऑन करना है तो ऑन कर दीजिए, अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। 19 नंबर की सेटिंग पे दे रहा है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले सेटिंग, मतलब इसके अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले, इसके ऊपर सेट कर देते हैं 1 मिनट के बाद इन्वर्टर वापसी मेन स्क्रीन पे चला जाएगा। और अगर आप दूसरे नंबर के ऑप्शन के ऊपर लगा देते हैं तो इन्वर्टर जिस सेटिंग के ऊपर आप छोड़ेंगे ना उसी डिस्प्ले पर ही रहेगा। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ना स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन, इसके ऊपर आप सेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। 20 नंबर की सेटिंग के ऊपर बैक लाइट ऑन करने का कह रहा है, मतलब इसके डिस्प्ले के ऊपर जो ब्लू लाइट जल रही होती है इसको ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। 22 नंबर के ऊपर बीप का दे रहा है। 23 नंबर पे दोस्तों ये कह रहा है कि अगर आपका लोड बैटरी मोड पे चल रहा है और ओवरलोड हो जाता है ना, तो फिर अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है ना तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली आपके लोड को के इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर देगा, यानी बाईपास कर देगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर दीजिए। दोस्तों 22 नंबर पे ये कह रहा है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, मतलब कोई भी इसके ऊपर कोई फॉल्ट आता है, जैसे F05 का आ जाता है, ये फ़ैन वगैरह का काफ़ी नॉर्मल फॉल्ट है इन इन्वर्टर्स के ऊपर, तो वो फॉल्ट को ये रिकॉर्ड कर लेता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, तो आप इसको इनेबल कर दीजिए। दोस्तों 26 नंबर के ऊपर ये दे रहा है बल्क बैटरी चार्जिंग, मतलब आपकी बैटरी जब ज़्यादा डिस्चार्ज होगी ना तो कितने वोल्टेज से ये बैटरी चार्जिंग स्टार्ट करे। तो जो मैंने अभी चार्ट दिखाया ना, आप उस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर इसको सेट रखेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। 27 नंबर के ऊपर दे रहा है फ्लोटिंग चार्जिंग, तो ये बैटरी चार्जिंग की स्टेट है। फ्लोटिंग स्टेट के ऊपर दोस्तों आपने इसको या तो 53 या तो 54 वोल्ट के ऊपर आपने इसको सेट रखना है, मतलब बैटरी जब आपकी 50% या 60% चार्ज हो जाती है ना तो एक फ्लोटिंग के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लो वोल्टेज और लो करंट थोड़ी थोड़ी देर के बाद इन्वर्टर बैटरी को देकर ट्रिकल चार्ज कर रहा होता है। दोस्तों 28 नंबर की सेटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने इसको बताना है कि आपका एक ही इन्वर्टर है या फिर आपने 2-3 इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पहले नंबर पर सेट कर देंगे जो ये SIG लिखा हुआ है, मतलब आपका एक ही इन्वर्टर है और सिंगल फेस पर काम कर रहा है, तो आप इसको इस सेटिंग के ऊपर सेट रख देंगे अगर आपने एक ही इन्वर्टर लगाया हुआ है। अगर मल्टीपल आपने इन्वर्टर लगाए हुए पैरेलल में तो फिर आप इसको यहाँ पर PAL पर लगा देंगे, मतलब पैरेलल। 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2 इन्वर्टर लगा दिया आपने, आपका 10 किलोवाट का सिस्टम बन गया। दूसरा अगर आपने इसको 3 फेज़ इन्वर्टर बनाना है तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 भी दिया हुआ है, आपने 3 इन्वर्टर कनेक्ट होंगे, ये 3 फेज़ इन्वर्टर बन जाएगा। एक इन्वर्टर को आपने P1 पे सेट करना है, दूसरे इन्वर्टर की सेटिंग आपने P2 पे करनी है, तीसरे नंबर की सेटिंग आपने P3 पे करनी है, और इन तीनों के न्यूट्रल को कॉमन कर देना है और इन तीनों के जो पॉजिटिव होंगे वो सब 3 फेज़ बन जाएंगे। 23 नंबर पे दोस्तों ये पूछ रहा है कि जब आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा है तो बैटरी के वोल्टेजेस कितने कम हो जाएं कि इन्वर्टर बिल्कुल ही ऑफ हो जाए। तो ये तो आपकी बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगर आपकी डीप साइकिल बैटरी है, AGM बैटरी है, ड्राई बैटरी है जिसको आप ज़्यादा डिस्चार्ज कर सकते हैं तो फिर आप इसको 42 तक सेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा गिरा भी सकते हैं। और अगर आपकी फ्लडेड बैटरी है, दूसरी बैटरी है जिनको ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप इसको थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज पर सेट रख दें, 46 पर, 47 पर। दोस्तों 32 नंबर की सेटिंग के ऊपर दे रहा है बल्क चार्जिंग टाइम, तो इसके ऊपर पहले नंबर का जो ये ऑप्शन है इसके अंदर ही ये दे रहा है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट, मतलब इसके ऊपर सेट रख देंगे ना तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली काम करेगा बिल्कुल अपने हिसाब से, यानी इन्वर्टर खुद ही सेट कर लेगा कि कितनी देर तक बल्क चार्जिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों बैटरी इक्वलाइजेशन का दे रहा है। बैटरी इक्वलाइजेशन में ये होता है कि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है ना, तो 4 बैटरी को सीरीज़ में लगाते हैं, और जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज़ को किसी भी सिस्टम के साथ सीरीज़ में लगाते हैं ना, तो सिस्टम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हम उनको एक डिफरेंट वोल्टेज लेवल तक चार्ज या डिस्चार्ज कर देते हैं। इसकी वजह से सभी बैटरीज़ के दरमियान एक वोल्टेज गैप क्रिएट हो जाता है। तो कुछ बैटरियाँ ज़्यादा वोल्टेजेस गेन कर लेती हैं, तो उसकी वजह से वो बैटरियाँ ज़्यादा ओवर चार्ज हो जाती हैं, और जो कम वोल्टेजेस गेन कर रही होती हैं वो अंडर चार्ज ही रह जाती हैं। तो ये बैटरियों का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है।
जिसकी वजह से ये बैटरी इक्वलाइजेशन का एक ऑप्शन है, लेकिन ये उस वक्त काम करेगा जब आपकी बैटरी फ्लडेड है या फिर यूज़र डिफ़ाइन है। AGM वाली जो ड्राई बैटरीज होती है ना, उनके ऊपर ये फ़ीचर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, जितनी ये बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है ना, ये सारी प्रोफेशनल इंस्टॉलर्स के लिए हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो सारी ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, आप इसके ऊपर इसको सेट रख दें तो इन्वर्टर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम कर रहा होगा। 40 नंबर की सेटिंग के ऊपर दे रहा है रीसेट PV एंड लोड एनर्जी स्टोरेज, मतलब कितनी जनरेशन हो रही है ये सब चीज़ें स्टोर कर रहा होता है इन्वर्टर। तो अगर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन रीसेट करना चाहते हैं तो फिर आप रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डिफ़ॉल्ट पर ही छोड़ दें। इसी तरह इरेज ऑल डाटा लॉग, मतलब कितनी जनरेशन हुई, कितनी इसने पीछे PV से इनपुट ली, कितनी आउटपुट दी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो उसको सब कुछ डिलीट करके इन्वर्टर नए सिरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से 5.2 किलोवाट एरोक्स इन्वर्टर की सेटिंग आपने करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों की जो भी इन्वर्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर और भी आप लोगों को कोई सवालात हैं इससे रिलेटेड जो आप लोगों को समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर मिल जाएँ। थैंक यू सो मच।